बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते के दिन जब पाकिस्तानी कौम सो के उठी तो पाकिस्तानी कौम को अपने बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े बैनर आवेजा मिले। उन बैनर्स के ऊपर गद्दारे वतन लिखा हुआ था और उन बैनर्स के ऊपर तस्वीर थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी काबीना की। तो यूं मालूम हुआ कि रातों रात गद्दार पैदा करने की कोई नई फैक्ट्री लगी है। इतनी तादाद में गद्दार जो हैं वो पाकिस्तान में बना दिए गए हैं और पैदा कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ मुहिब्बे वतन बनाने की भी फैक्ट्री लगी हुई है पाकिस्तान में। बस आपने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इमरान खान को बुरा भला कहना है, गद्दारी के संगीन तरीन मुकदमात से निकल के, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर पाबंदी से निकल के, आपके घर तोड़ने से लेके, आपके ऊपर कारोबारी पाबंदियों से लेके, आपके बच्चों को धमकियों से लेके, संगीन तरीन जराइम के मुकदमात से लेके आपने निकल के फिल्टर होके बिल्कुल नए नवेले मुहिब्बे वतन बन जाना है। बल्कि हो सकता है अगली दफा आपको कोई सदारती तमगा भी मिले अगले साल को। तो आपने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रेस क्लब की कुर्सी जो नॉर्मली 30-40 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एक आम आदमी को ये फी है उनकी, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये फी है प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो भी आपको फ्री मिलेगी। जेल से आपको गाड़ी भी फ्री में लेके जाएगी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरेंजमेंट का मैसेज भी पहले से गया होगा, कैमरे लगे होंगे, चकाचौंध रोशनियां होंगी और आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ ये बताएंगे कि इमरान खान का साथ दे के मैंने बहुत गलती की, वो गद्दारे वतन है, मैं उसे छोड़ रहा हूं। तो उसके बाद आप मुहिब्बे वतन हो जाएंगे और आपके तमाम जराइम जो है वो माफ कर दिए जाएंगे। तो ये नई फैक्ट्री लगी है, इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर होगा, इमरान खान पे क्या असर होगा, आप पे क्या असर होगा, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा तकाबली जायजा और इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव हमें देखना पड़ेगा। आज जब हम गद्दार पैदा कर रहे हैं, और हम अब से नहीं कर रहे, हम 1947 से पैदा कर रहे हैं। हम जब गद्दार पैदा कर रहे हैं तब से ही आप से, तो हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आज जब हमने यहां गद्दार पैदा किए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाने की। टेस्ला इस टाइम दुनिया की जदीद तरीन कार है और जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श उसकी प्रोडक्शन है। वो स्पेस में भी जा रहे हैं, ऊपर खला में भी टेस्ला वाले, ट्विटर को भी वही ऑन कर रहे हैं और दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनका हाथ है। तो आज जब उन्होंने वहां वो पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है, यहां हमने गद्दार पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है। तो आप ये देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमें यह पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है। वो भी वहां पर अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अब तो उसी वक्त जब ये हो रहा था तो हमें, जब मर्सिडीज की फैक्ट्री लग रही थी तो तब पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल को उठाकर उनके ऊपर दर्जनों गद्दारी के मुकदमात हम बना रहे थे। हम एक गद्दार पैदा कर रहे थे। अब पता नहीं शहबाज गिल में से आपको कितना मुनाफा होना है इस पीडीएम की हुकूमत को। जो हिंदुस्तान वाले ज्यादा मर्सिडीज को देख रहे हैं उन्हें कोई शहबाज गिल नहीं मिल रहा, उन्हें शायद कोई इस तरह का बंदा नहीं मिल रहा, उनकी तवज्जो उस तरफ है। इसी तरह जब हम यहां पर बहुत सारी और चीजों में मसरूफ हैं, हमें इस चीज के ऊपर ज्यादा हमारा शगफ है कि हमने किस तरीके से किस बंदे को किस पार्टी से दूर करना है। जब हम यहां खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। जब हम यहां इंटरनेट बंद करने में लगे हुए हैं, हमारी तमाम तर तवज्जो यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाए, तब एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मुनाफा बख्श के हिसाब से कंपनी है, वो वहां पर अपने ऑफिसेस खोल रही है। जब हमें यह लग रहा है कि हमने लोगों के घर तोड़ने हैं, आधी रात को उनके घरों में घुसकर उनको उठा लेना है, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की तीसरा बड़ा मुल्क बन गया कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। उनके ऊपर सिर्फ जापान और अमेरिका रह गया है। उनके ऊपर सिर्फ चाइना और अमेरिका रह गया है। जापान को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। हिंदुस्तान ने इस साल तकरीबन 21 मिलियन गाड़ियां बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं और अपने यहां भी इस्तेमाल की हैं। और उनके ऊपर जो नंबर है वो बहुत दूर नहीं है, वो 25-26 मिलियन के ऊपर है। तो वो अभी उनके जो सुजुकी के उनके वहां पर हेड हैं RC भागवा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने में, गाड़ियां बनाने में। तो आप जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा
कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां दे के उनसे पार्टियां छुड़वा रहे हैं, जब हम एमपीएस और एमएनएस के लेवल पे गए हुए हैं कि वो पार्टी छोड़ दें, तो उनकी जान को और उनकी फैमिली को बिल्कुल मुकम्मल बका है। तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अपना क्रॉस किया है। आ रहे हैं वो 10 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। जब हम अपने यहां ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने यहां पर पाबंदी लगानी है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 700 अरब से ऊपर चली गई है। याद आपको रहना चाहिए कि इमरान खान के जमाने में हमने इसको 22-24 अरब से उठा के 30-31 अरब तक बड़ी मुश्किल से लेके गए थे, जो अब वापस 25-26 अरब पर वापस लाई जा रही है। जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को नंगा करके मारा जाए, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की तजलील की जाए, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पढ़ा लिखा जो टैलेंट है उसको भगा दिया जाए, वो पाकिस्तान के अंदर ना रहे, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आपको जब आप हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं और आप देखते हैं कि वो अपनी यूथ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जब पाकिस्तान के अंदर लोग डर रहे हैं नंगा होने से और सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई पोस्ट लगाते हुए डरते हैं, जब आपका एफआईए, आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपका सबसे बड़ा सरमाया है, उनको यह बताता है कि अगर आपने पाकिस्तान में सियासत के अंदर कोई दिलचस्पी ली और किसी किस्म की सियासी पोस्ट की, मीन आपने किसी सियासी पार्टी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म किया, तो अगली दफा जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आप गद्दारी के मुकदमों में धर लिए जाएंगे। और हमें इत्तला मिली है कि नवेडा से एक पाकिस्तानी खातून जिनका नाम बिल्कीस है शायद, उनको पहले ही पकड़ लिया गया है इसी तरह के एक जुर्म में। तो जब आप ये करेंगे उस वक्त हिंदुस्तान के जो ओवरसीज, जिन्हें एनआरआई वो कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, आप उनकी तरफ देखें तो आपको नजर आता है गूगल का सीईओ जो है सुंदर, वो हिंदुस्तान से, आपको नजर आता है माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या, वो हिंदुस्तान से, आपको अडोब का सीईओ नजर आता है कृष्णा, हिंदुस्तान से, आपको विमो का सीईओ नजर आता है अंजलि, वो भी हिंदुस्तान से, आपको स्टारबक्स का इंटरिम सीईओ नजर आता है कॉफी का, वो भी हिंदुस्तान से, आपको फेडेक्स का सीईओ राज नजर आता है, वो भी हिंदुस्तान से। अमेरिका की 50 बड़ी यूनिवर्सिटीज के जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो इनकी इकोनॉमी को, इनके बिजनेस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, या डायरेक्टली कंट्रोल का मतलब ये कि जो उनका पावर इंजन है, जो उनको स्टूडेंट्स, पॉलिसीज, प्रोफेशनल सप्लाई करते हैं, उनकी 30% फैकल्टी इस टाइम जो है, जो प्रोफेसर्स हैं वहां पर, वो हिंदुस्तान ओरिजिन के हैं। और हम एन उस वक्त अगर हमारे हत्थे कोई पाकिस्तानी अमेरिकन प्रोफेसर चढ़ जाए तो हम उसे नंगा करके मारते हैं, हम उसकी तजलील करते हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान का नाम लेने से पहले डरे। तो जब हम ये कर रहे हैं तो वो पेप्सी की सीईओ आप देखें तो वो हिंदुस्तान से निकलती है। तो ये है प्रायोरिटीज का फर्क। मैं कुछ और भी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं जो आपको ये पता हो कि जब आप अपने यहां इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, आपको बहुत कुछ बताया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन आप देखिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपने कितने कंज्यूम किए हैं और आपका बिल कितना आया है। जब आप वो, ये सीधी सीधी बात है, बाकी सब धोखा है। जब आप उसे सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा, आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर ये नजर आएगा कि आप 40 रुपए पर यूनिट ऑफर कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जब आपके घर में गैस नहीं आ रही, जब आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है, उस टाइम हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान उस टाइम 700 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से ऊपर जा चुका है। हिंदुस्तान में हुंडई मोटर और जीएम मोटर्स जो हैं, हुंडई वाले 20,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपीस, इसको पाकिस्तान में खुद ही कन्वर्ट कर लीजिए, ये कितना ज्यादा, डबल से ज्यादा बनेगा। ये 20,000 करोड़ की वो अजाफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले की नहीं, अजाफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक्सपैंड करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि हिंदुस्तान के जो आरसी भागवार हैं, जो वहां पर सुजुकी के हेड हैं, वो पहले ही पिछले दिनों एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं कि हिंदुस्तान दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनने जा रहा है कार मैन्युफैक्चरिंग में। इस टाइम वो नंबर 3 है, चाइना और अमेरिका के पीछे।
तो उसी वक्त वहां पर जीएम जो है वो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जब हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। जब हमारी फिक्र ये है कि हमने किस तरीके से लोगों के मोबाइल छीनने हैं। शहबाज गिल को पकड़ा है तो उसका मोबाइल कैसे छीनना है, अजहर मशवानी को पकड़ा है तो उसका मोबाइल कैसे छीनना है, फवाद चौधरी पकड़ा था तो उसका मोबाइल कैसे रखना है। जब हम लोगों के मोबाइल फोन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम उन्हीं मोबाइल फोनों के थ्रू लोगों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन नंगी वीडियोस को हम पब्लिश कर रहे हैं, तो तब हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क बन रहा है। पिछले 10 साल में जब आजम सवाती और तमाम लोगों की नंगी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हिंदुस्तान ने 200 फैक्ट्रियां बड़े साइज की 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उन्होंने अपने यहां लगाई हैं। ये हैं प्रायोरिटीज जिनका फर्क है हमारे यहां और उनके यहां। हमारे यहां आज मसला हमारा क्या है कि हमारे यहां आज लोग डरे हुए हैं, एक सोशल मीडिया पोस्ट करने से भी डरे हुए हैं। हमारे यहाँ औरतें जो हैं वो किसी किस्म की पॉलिटिकल बात करने से डरे हुए हैं। हमारे यहाँ बाप बेटियों को कहते हैं कि बेटा आपने कोई सियासी बात नहीं करनी, बीवियों को कहते हैं शौहर के आपने कोई सियासी बात नहीं करनी। जब हमारे यहाँ ये डर है तो उस वक्त आप ये देखिए कि दुनिया के जितने बड़े जरीदे हैं, जितनी बड़े मैगजीन्स हैं, वो अपने जो उनके प्रोडक्शन ऑफिसेज हैं आप कह लें, वो जो उनके टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हैं, वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान में खुल रहे हैं। वो यूट्यूब हो, जब हम उस पर पाबंदी लगा रहे हैं तो यूट्यूब अपना ऑफिसेज जो हैं, अपने ऑपरेशंस जो हैं, उनकी बड़ी तादाद इंडिया के अंदर खोल रहा है। ट्विटर जो है वो वहां पर देख रहा है चीजें। तो कहने की बात यह है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये हम अभी जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी तारीख पे जरा नजर दौड़ाइए। सबसे पहले जो हमने गद्दार पैदा किया था वो मादरे मिल्लत फातिमा जना थी, क्योंकि उन्होंने अयूब खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की थी, जसारत की थी। तो सबसे पहले आज जो किरदार हैं इन्हीं के बाप, आज जो किरदार हैं इन्हीं लोगों के जो वालिदैन थे, क्योंकि वो तब भी अशराफिया उधर ही खड़ी थी, उन्होंने उन्हें गद्दार कहा। उसके बाद आज भी हिंदुस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। हमारे एक शायर, बहुत बड़े शायर जैसे फैज अहमद फैज साहब हैं, उनकी शायरी के ऊपर गजल्स गा के हिंदुस्तान मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। लेकिन जब फैज अहमद फैज हमारे हत्थे चढ़े तो फिर हमने उनके साथ जो किया वो आपको पता है। फैज अहमद फैज को भी हमने गद्दार बनाया। हिंदुस्तान उनकी शायरी से पैसा कमाता है, हमारे लिए वो गद्दार थे। और फैज अहमद फैज कौन थे? सच्चे पाकिस्तानी, यहीं रहे, यहीं मरे, यहीं की मिट्टी के अंदर वो दफन हुए, लेकिन हमने उनको उनकी जिंदगी के अंदर गद्दार कहा। जब हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में राज कर रहा है और आज उनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो 300 बिलियन से ज्यादा के जो रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, तब हम पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं और उसके थ्रू उनके सॉफ्टवेयर हम अपडेट करना चाहते हैं। हम चाहते क्या हैं पाकिस्तान से? हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क से? हमें कभी तो सोचना पड़ेगा। हम ये किस सिमत जा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई महफूज नहीं अपने आप को समझता। कोई हमारा पढ़ा लिखा बंदा आगे बढ़कर कोई काम करना चाहता है तो हम उसे गद्दार बना देते हैं। हम इसमें से निकलेंगे क्या, करेंगे क्या? एक बात मैं अब बाजी मरियम की तरफ जाऊंगा। उन्होंने इमरान खान को 2 टके का कहा, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव क्या है। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव ये है कि बंगाली जब पॉपुलेशन हमारे साथ थी, ईस्ट पाकिस्तान जब हमारे साथ था, बांग्लादेश जब हमारे साथ था, तो हमारे रवैये तो तब भी ऐसे ही थे। बैनर तो हम तब भी लगाते थे, गद्दार तो हम तब भी कहते थे, उधर तुम इधर हम वाली एलीट हमारी तब भी नारे लगाती थी। तो तब उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए कहा जाता था तेरी 2 टके की औकात है, क्योंकि टका वहां की करेंसी थी। तो आप उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए 2 टके की औकात कहा जाता था। तो ये मुहावरा जो है वो इसलिए बना कि टके की कीमत बहुत कम थी, टका बहुत नीचे था। तो किसी को अमूमी तौर पर उसकी हैसियत नीचे बताने के लिए कहा जाता था तेरी 2 टके की औकात नहीं है या तेरी 2 टके की औकात है। तो मरियम सफदर साहबा ने कल इमरान खान को कहा कि तुम्हारी 2 टके की औकात है, बीबी जरा इलेक्शन में आओ ना तो आपको पता चले कि इमरान खान की औकात क्या है और आपकी औकात क्या है। आप जरा ये जिनके पीछे छुपी हुई हैं वहां से निकल के सामने आए तो पॉलिटिकल औकात का सबको पता चल जाएगा। रही 2 टकों की, तो टके का रेट 1972 में चेक कर लें। शायद ये मुहावरा तब भी नहीं कहना चाहिए था, लेकिन शायद मुहावरा बनाने की कुछ समझ तब आती हो, शायद इस तरह की बेहयाई की कुछ समझ तब आती हो। लेकिन आज ये उलट हो चुका है। आज एक बांग्लादेशी टका जो है वो तकरीबन 2.25-3 रुपए पाकिस्तानी हो चुका है।
اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اب 2 ٹکے کی اوقات جو ہے وہ آپ کے تقریباً 6 روپے کے قریب ہو چکی ہے. اب وہ ٹکا نہیں رہ گیا جو آپ کے 1 روپے کے بہت سارے ٹکے آتے تھے اور آپ نے ایسے جملے بنائے تھے. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غدار بنانے کی فیکٹری لگائی گئی ہے اس کا پاکستان کو ہمیشہ نقصان ہوا ہے، ابھی بھی ہونا ہے. بس کر دیجئے، عمران خان غدار نہیں ہے. بس کر دیجئے، عمران خان کی یا اس کی پارٹی کی یا عام پاکستانیوں کی اوقات 2 ٹکے کی نہیں ہے. بینر چھپوا رہے ہیں. زمانہ کہاں چلا گیا ہے؟ ہندوستان سپیس میں جا رہا ہے، امریکہ مارس پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. نیل آرمسٹرانگ کب چاند پہ چلا گیا تھا. ہم سوشل میڈیا کے زمانے میں بھی بینر چھپوا رہے ہیں. بینر چھپوانے کے اوپر عوام کا پیسہ لگا رہے ہیں. یہی آپ نے سوشل میڈیا کیوں نہیں استعمال کر لیا؟ پیسہ نہ لگتا، بینر کی چھپائی کیا ضروری تھی؟ لیکن ہاں، مجھے یاد آیا سوشل میڈیا آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں. عوام کی اب 95% تعداد جو ہے سوشل میڈیا پہ، تو شاید اس سے بھی زیادہ، وہ تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بات کریں تو آپ کو کامنٹ بند کرنے پڑتے ہیں. تو یہ جو حکومت ہے، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، بنیادی طور پر انہیں اپنی اوقات پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آئے تو ہونا کیا ہے. اس لیے بینروں کے اوپر عوام کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے لیے میں خوشخبری دے دوں کہ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے بینر بنائے، عوام نے ان کی تصاویر لیں اور سوشل میڈیا پہ ایڈٹ کر کے جو اصل غدار ہیں، آپ پی ڈی ایم کا ٹولہ اصل میں غدار ہے، آپ کی شکلیں اس کے اوپر عوام نے لگا کے تو ہر طرف پھیلا دی ہیں. میں آخر پہ یہی کہوں گا، آپ جو بھی کر لیں گے، پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے. پارٹی سے جتنے بھی لوگوں کو چھڑوا دیں گے، پارٹی عوام فیصلہ کر چکی ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا. اور آپ جب بھی الیکشن کروائیں گے، عوام ووٹ عمران خان کو دے گی اور عمران خان دوبارہ آ کے انشاءاللہ پاکستان کو درست کریں گے. حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آخری وار ہے، بڑا سنگین وار ہے اس پی ڈی ایم ٹولے کا، بہت بڑی سازش کر کے یہ وار ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستانی عوام اس کے خلاف بھی لڑے گی، اس کے خلاف بھی اپنا جمہوری حق استعمال کرے گی. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنا حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے. اپنا